हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं पूंजी का आवंटन या कैपिटल एलोकेशन। नाउ कैपिटल एलोकेशन मतलब हर कोई व्यक्ति या हर कोई कंपनी पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, वही बिजनेस में कैसे निवेश किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए, उसे एक लॉन्ग टर्म सक्सेस बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, परचेजिंग स्टॉक शेयर्स मतलब बायबैक्स, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ इनिशिएटिव्स मतलब नए बिजनेस में डालें या उसी बिजनेस में एक्सपेंशन करें, या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो या कोई केमिकल कंपनी या कोई भी कंपनी में हो R&D डालें मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करें ताकि आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ जाएं। फिर एक और पॉइंट जो हमें देखना है कि भाई आपके पास कोई डेट नहीं है तो आपकी कंपनी वैल्यूएबल है वो भी साबित नहीं होता है। बहुत पैसा होना और उसका कुछ नहीं करना वो भी एक तरह का जहर हो गया है। सो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल ऑल्सो मेक अ कंपनी इन्वेस्टमेंट वर्दी। बीइंग लोडेड विद कैश मतलब बहुत सारा कैश होने से भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमने ये डिस्कस किया था, तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। इन्वेस्ट इन ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब नई टेक्नोलॉजीज में पैसे लगाएं या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करें या नए सोर्सेज ढूंढें या अचानक से कोई नए बिजनेस में उतर जाएं तो वो कंपनी पैसे निवेश करेगी। नए प्रोडक्ट्स, रीएलोकेशन रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट्स को एक साथ सेंट्रलाइज किया जाए। जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई केमिकल कंपनी नया एक्सपेंशन प्लान डाला या कोई ऐसे नए प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट किया जिसमें ज़्यादा रेवेन्यूज़ हों। जैसे जैसे कंपनी अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से चेंज करती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की क्षमता भी ज़्यादा रहती है। दूसरा है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है, आपके पास कैश भी पड़ा है और आपको रेडी टू रन बिजनेस चाहिए। जैसे हम रेडी टू ईट फूड्स होता है, बनाने की झंझट खत्म करो, पैकेट से निकालो, डालो और खा लो। दिस वाज द होल थिंग। एक्विजिशन एंड मर्जर्स में आप कोई चलती हुई कंपनी को ही उठा लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं और उस बिजनेस को चलाना शुरू कर लेते हैं। इसमें रिस्क क्या रहते हैं कि ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है कहीं किसी कंपनी में, क्योंकि आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो बेचने वाली कंपनी भी किसी कारण से ही बिक रही होगी। कोई टैक्स मैटर्स होंगे, लिटिगेशंस चल रहे होंगे, प्रमोटर्स इशू हो सकते हैं, बहुत सारी डेट्स हो बुक्स में, तो ये अगर कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करता तो पैसा फंस जाता है। बहुत बार होता है हमने किसी डील के लिए बहुत से पैसे ज़्यादा दे दिए होते हैं। हाल ही में होलसिम और अदानी की डील हुई जिसमें ACC और अंबुजा को बेच दिया गया अदानी ग्रुप को। बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई ये थोड़ी महंगी डील है, कोई कहते हैं रीजनेबल है, तो हर एक का अलग अलग मायना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सन फार्मा ने रैनबैक्सी को एक्वायर किया और उस बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब भी उलझ रहे हैं, धीरे धीरे वो पटरी पे आ रहा है। मिसकैलकुलेटिंग सिनर्जीज भी होता है। हम सोच सकते हैं कि एक और दूसरी कंपनी को मिलाना है तो दोनों का वर्क एनवायरनमेंट अलग होता है, दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स अलग होती हैं, लोगों को उधर इंटीग्रेट करना भी डिफिकल्ट रहता है, तो ये बहुत सारे इश्यूज भी रहते हैं। फर्स्ट वाज लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ओवर पेमेंट मतलब ज़्यादा चुका दिया, मिसकैलकुलेटिंग सिनर्जीज मतलब वर्कफोर्स की डिफरेंसेस, टाइम, एफर्ट्स, किस तरह से वर्क एनवायरनमेंट है वो भी रहेगा। इंटीग्रेशन इश्यूज मतलब एक कंपनी के प्रोडक्शन लाइन को या कल्चर्स या ऑपरेशंस को दूसरी कंपनी में कैसे मिलाया जाए वो भी एक डिफ़िकल्टी रहती है बहुत बार, जिसे कंपनी को सुलझाने में बहुत बार टाइम भी लग जाता है। अब नई बिजनेस लाइन में ही घुसो, अब ये एक तरह का रिस्क रहता है। जो बिजनेस में कभी प्रमोटर गया ही नहीं, उस बिजनेस में अगर आगे जाने की कोशिश करे तो कुछ रिस्क भी रहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि बहुत सालों पहले कनोरिया केमिकल्स ने अपना केमिकल बिजनेस आदित्य बिरला ग्रुप को 830 करोड़ में बेचा। बहुत सारा कैश बुक्स में आ गया। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द सेम इन केमिकल फील्ड इटसेल्फ, कनोरिया ने दो बिजनेसेस में डाले पैसे। एक अफ्रीका में इन्होंने टेक्सटाइल के बिजनेस में पैसा डाल दिया
और दूसरा ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बिजनेस में इन्होंने किसी स्वीडिश कंपनी या वहाँ की कोई कंपनी में निवेश किया। अब डिफिकल्टी ये हो गई कि बड़े बड़े एनालिस्ट, एफआईआईज, डीआईआईज इस कंपनी से दूर भागने लगे। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन न्यू कंपनीज और न्यू बिजनेसेस, यू नीड टू हैव द नॉलेज, मतलब उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और उस कंपनी में अगर आप नए निवेश करेंगे तो बहुत से एनालिस्ट थोड़े सतर्क रह जाते हैं। आज की डेट में कनोरिया केमिकल्स प्रॉफिटेबिलिटी पे है पर डेट लेवल वापस बढ़ते जा रहे हैं। टेक्सटाइल्स में इनको अफ्रीकन कंट्री में जो निवेश किया हुआ है वो भी थोड़ा कभी प्रॉफिटेबिलिटी में रहता है और कभी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं रहता है। सो टेक्सटाइल्स इज अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस। ऑटोमोटिव्स और इंडस्ट्रियल बिजनेस में वो शुरुआत में वो थोड़ा थोड़ा लॉस तो हो ही रहा था, अब उनको धीरे धीरे प्रॉफिट में भी लाना होगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू गो टू न्यू बिजनेसेस आफ्टर सेलिंग ऑफ ओल्ड बिजनेसेस। फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, पे ऑफ डेट्स। आपके पास पैसा आ गया, लोन चुका दो, डेट फ्री हो जाओ, आराम से लेट जाओ। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू लुक इनटू इट। तो आपकी गांव में देवादारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पे डिविडेंड्स। सो आपके पास करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी के पास नए सोर्सेस नहीं है, नए फ्यूचर एक्सपेंशंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड दे देगी शेयर होल्डर्स को, राइट? या डिविडेंड एक ऐसा भी तरीका है कि जिसके आप पेरेंट की डेट भी चुका सकते हो। पीएसयूज में सरकार हमेशा ज़्यादा डिविडेंड देती है, कारण कि सरकार को हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती है और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए पीएसयू कंपनीज पे दबाव भी डाला जाता है, जिससे ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है शेयर होल्डर्स को। अब दिक्कतें कहाँ पे आती हैं कि जहाँ पे बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो मान लीजिए किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़रूरत रहती हो, अगर कंपनी डिविडेंड ही ज़्यादा दे देती है तो उनके पास नए फील्ड्स को एक्सपांड करने में या उसे एक्सप्लोर करने में कम पैसा रहता है और उसके लिए कंपनी को डेट भी उठाना पड़ता है। जिसे आईओसी का मर्जर ओएनजीसी में होने की बात, एचपीसीएल का मर्जर ओएनजीसी में चलने की बात हुई थी। अब मर्जर होने के लिए एक डेट रिडन कंपनी को एक डेट फ्री कंपनी में डाल दिया तो ओएनजीसी के वैल्यूएशंस पे काफ़ी फर्क पड़ा, राइट? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट एक दूसरे मर्जर को डालने के लिए, एक दिवालिया कंपनी तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन मुश्किल में चल रही कंपनी को अच्छी कंपनी के साथ जोड़ देते हैं, तो अच्छी चल रही कंपनी पे भी उसका अच्छा खासा असर पड़ने लग जाता है। एक एग्जाम्पल भी दूसरा ले लेते हैं कि हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी डेट फ्री है, सब तरह से अच्छा है, ओनर है वेदांता, और वेदांता से भी ऊपर उनका एक ओनर है वेदांता पीएलसी। वेदांता पीएलसी की हालत कुछ समय पहले बहुत खराब थी। जो फॉरेन प्रमोटर हैं उनके वेदांता पीएलसी, उन पे हैवी अमाउंट का डेट था। अब कंपनी को डेट रीपेमेंट के लिए रास्ते मिल रहे थे अपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड लेने के। हिंदुस्तान जिंक बहुत बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर करता, वो डिविडेंड जाता वेदांता को, वेदांता पीएलसी में पैसे निवेश करता, वेदांता खुद डिविडेंड डिक्लेयर करता और डिविडेंड जो वेदांता का आता वो वेदांता पीएलसी को जाता। एक चेन ऑफ डिविडेंड बना के रखी हुई है जिसके कारण वेदांता पीएलसी की डेट रीपेमेंट में थोड़ा मदद मिल पाए। अब है शेयर बायबैक्स। एक और एलोकेशन का सोर्स रहा है शेयर बायबैक्स का। अब शेयर बायबैक क्या होता है? कंपनी के पास एक्सेस कैश पड़ा है, शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि हम आपसे शेयर्स, कंपनी कहती है कि हम आपसे शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं। एक अमाउंट भी कहीं फिक्स होता है, या ओपन मार्केट परचेज हो तो फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप परचेज सेल करते हैं रेगुलरली वैसे ही करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका शेयर बायबैक में चला गया। दूसरा है टेंडर ऑफर, मतलब हर एक शेयर होल्डर्स को मेल जाता है और कहा जाता है कि आपको इस प्राइस पे, और फिक्स प्राइस होता है कि ये शेयर बायबैक का ऑफर दिया जाता है। इफ़ यू विश देन इट्स गुड। अब बायबैक के फायदे भी क्या हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे कंपनी के, तो आने वाले सालों में जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोर्शन रहेगा शेयर्स का, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, वो अल्टीमेटली हर एक शेयर होल्डर के हाथ में ज़्यादा रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स घट गए हैं। सो फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। सो बायबैक ओपन मार्केट से भी होता है या टेंडर ऑफर से भी होता है, जैसा हमने डिस्कस किया।
बायबैक शेयर्स ऑफर्ड इन टेंडर ऑफर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर अ शेयर होल्डर। इंडियन रूल्स के हिसाब से देखा जाए अब बहुत ही कश्मकश है। ओपन मार्केट से अगर आप बायबैक में ऑफर करते हैं तो आपको एज अ शेयर होल्डर कोई आपको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा एज अ शेयर होल्डर इफ यू ऑफर थ्रू ओपन मार्केट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने बायबैक में दिया या परचेज सेल किया। सो ओपन मार्केट में अगर शेयर्स बायबैक के दौरान ऑफर किए जाते हैं तो वो फॉर अ शेयर होल्डर कैपिटल गेन में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर टेंडर ऑफर में होता है तो टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो कंपनीज ने डिविडेंड देना बंद कर दिया है और ओपन ऑफर से भी बायबैक्स बंद कर दिए हैं। अब नया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का सोर्स इंडिया में शुरू हुआ है टेंडर ऑफर का। जिसमें जाइडस लाइफ, शेविएट कंपनी, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं। कुछ और देख लेते हैं शेयर बायबैक्स में। टेंडर रूट में धनुका एग्रीटेक ने हाल फिलहाल 850 पे किया था। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स ने 3750 पे, तानला 1200 पे लेके आए थे। केयर रेटिंग्स 515 पे थे। क्विक हील 300 पे बायबैक लेके आया था। ग्रैन्यूल्स 400 पे लेके आया था। मोतीलाल ओसवाल 1100 पे लेके आए थे। शारदा एनर्जी 1500 पे बायबैक लाए थे और गेल 190 पे लाए थे। इसके अलावा जाइडस लाइफ ने टेंडर ऑफर थ्रू 650 के भाव पे बायबैक लाया हुआ है। ओपन मार्केट में कुछ एग्जांपल्स हैं। कावेरी सीड्स 700, इन्फोसिस 1850 और एसीसी 2300, टेक्नो इलेक्ट्रिक 325 और बजाज ऑटो 4600। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडियन टैक्स रेगुलेशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ओपन मार्केट से अगर आप बायबैक में ऑफर करते हैं तो शेयर होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा और अगर टेंडर रूट से करते हैं तो शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सो दिस वाज हाउ कंपनीज हैव बीन शिफ्टिंग फ्रॉम डिविडेंड, और डिविडेंड पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया है। तो इसके कारण टेंडर ऑफर थ्रू बायबैक्स अगर आप देखेंगे तो हर कंपनी में बढ़ते जा रहे हैं। हम लास्ट में एक, जैसे हम हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, एक और चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अर्निंग्स में बढ़ोतरी नहीं होती है तो किसी कंपनी के वैल्यूएशन पे फर्क पड़ने लग जाता है, या एक ऐसा बिजनेस जिसमें फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक डाइंग बिजनेस गिना जाएगा, मतलब ढलता सूरज वाला बिजनेस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल एंड डिस्कशंस। हम एक कंपनी को उठा रहे हैं, संदेश लिमिटेड। इनका मेजर बिजनेस डेली न्यूज़पेपर्स और उसका है, सो प्रिंट मीडिया में इनका बहुत बड़ा हाथ है, प्लस उनका एक टीवी चैनल भी है। अगर आप इसके पास प्रेजेंट शेयर वैल्यू को देखें तो 773 रहता है और बुक वैल्यू 1250 है। सो कंपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और पीई बैठता है सिर्फ 6.85%। अगर आप प्राइस चार्ट को देखें ध्यान से तो इतने सालों में कंपनी बहुत मूवमेंट नहीं ला पाई है। 2017 में 1500 के हिसाब से भाव था, आज वो घट के इतना हो गया है। प्राइस टू बुक भी देखा जाए तो सबसे लोएस्ट पे चल रहा है। अब बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि एक बिजनेस उनका है प्रिंट मीडिया का। अब धीरे धीरे अगर आप डीबी कॉर्प को देखें, एचटी मीडिया को देखें या संदेश को देखें या कोई भी न्यूज़पेपर कंपनीज को देखें, उन सब में रेवेन्यूज में जो बढ़ोतरी होने की कोशिश जा रही है वो बहुत ही कम स्पीड से हो रही है। मार्च 11 से आज को कंपेयर करें तो 11 साल में कंपनी ने 222 से 307 करोड़ तक एनहांसमेंट किया हुआ है। हम कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर देखें तो 2016 में 375 करोड़ की अर्निंग से सेल्स रहती थी, जो घट के मार्च 22 में 309 करोड़ की रह गई हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी थोड़े घट गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 118 है। सो ईपीएस बहुत हाई होने के बावजूद भी, क्योंकि शेयर होल्डर्स एनालिस्ट को एक ग्रोथ पैटर्न चाहिए, वो नहीं होने के कारण बहुत ही इफेक्ट करता है शेयर प्राइस को। कंपनी आप देख सकते हैं डेट फ्री है, शेयर्स की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ रही है। दूसरा एक कारण है 512 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स में, इसमें से 200-250 करोड़ एप्पल करके इनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है। हालांकि अनलिस्टेड किसी ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहता है तो कैपिटल एलोकेशन के इश्यूज शेयर होल्डर्स के हाथ में बहुत रहते हैं कि हाउ एन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड इन ग्रुप कंपनीज विच आर अनलिस्टेड एंड इन द रियल एस्टेट स्पेस। सो ये भी एक इश्यू रह गया है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत हाई होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं।
सो पब्लिक शेयर होल्डिंग को भी अगर हम देखें तो जोरा ट्रेडर्स 4.53%, अन्वेषा स्टॉक ट्रेड 2.55, रेडवुड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 2.07, सीता कुमारी शेयर होल्डर है 1.94%. सो दिस इज हाउ बिजनेस ऑल्सो इफेक्ट्स द थिंग्स. जैसे कि हमने बात किया कि डीबी कॉर्प भी एक एग्जाम्पल है कि प्रिंट मीडिया के शेयर्स बहुत नीचे चलने लग गए. एवरी कंपनी इज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इन दिस फील्ड कि ये कंपनीज कुछ नया करें ताकि न्यूज़ प्रिंट डिवीजन और डिजिटल डिवीजन में इनका रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहे. सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन हाउ बिजनेस थिंग्स, हाउ आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, प्रिंट बिजनेस या पर टाइप ऑफ बिजनेस के कारण भी आपके स्टॉक के वैल्यूज पे बहुत असर पड़ता है. एक और एग्जांपल हम आपके सामने प्रिंट मीडिया का रख लेते हैं, जागरण प्रकाशन. सो आपके मार्केट कैप, पी रेशियो और सबका इफेक्ट करता है. अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी को कि जब तक इन्वेस्टमेंट के तौर पे या किसी तरह का नया इनोवेशन नहीं होगा तब तक उन सेक्टर को वैल्यूएशन इतना जल्दी से नहीं मिलता है. अगर जैसे ही कुछ नया दिखना शुरू हो जाता है या कोई नया इनोवेशन शेयर होल्डर्स को दिखने लग जाता है तब उस सेक्टर में इंटरेस्ट बनता है. तो इंटरेस्ट कम होना और बढ़ना भी एक तरह का बहुत ही बड़ा मसला है, राइट. अगर नए बिजनेस ये फील्ड अचानक से ही बंद हो जाएगी, हमने पी रेशियो में भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर कोई बिजनेस ढलते सूरज की तरह हो तो फिर धीरे धीरे उसमें से इंटरेस्ट कम होने लग जाता है. सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. आई होप यू हैड अ प्लेजेंट लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच.